गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ये लाइफ प्रोसेस का चौथा क्लास है और आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद एक और क्लास आएगा जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि ये क्लास सफिशिएंट है या नहीं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कल हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है। तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट हम लोग को समझना होगा। जैसे एक हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोसिस किस तरह से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक है ना, ऑस्मोसिस। एक मिनट। हमारे पास एक टॉपिक क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब हमारा वाटर, वो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है। टू थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब लिविंग थिंग्स के केस में, प्लांट या एनिमल्स के केस में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या है? हमारा सेल मेम्ब्रेन ही है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे ऑस्मोसिस का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में मेनली ट्रांसपोर्टेशन हमारा होता है वाटर का, मिनरल्स का, ठीक है, साथ में सुक्रोज का और कुछ हार्मोन्स का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है। मेनली इसी का सिक्रेशन होता है, सॉरी इसी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में जो ऑस्मोसिस है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। तो ऑस्मोसिस हम लोग देख लें क्या कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास कुछ कंसेप्ट आते हैं, जैसे हम लोग 9 क्लास में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे पहले। जैसे एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका आप लोग नाम सुने होंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। एक हमारे पास क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एक हमारे पास क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि हाइपरटोनिक क्या होगा। तो हाइपरटोनिक हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो। हाइपरटोनिक हम किसको बोलेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स ज़्यादा हो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स क्या हो? ज़्यादा हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन ए में मेरा सॉल्यूट्स क्या है? सॉल्यूट्स ज़्यादा है, पानी हम दोनों में मान लेते हैं कि सॉल्यूशन मेरा 1 kg का है, 1 kg सॉल्यूशन ये भी है, 1 kg सॉल्यूशन ये भी है। अब इसमें हम नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ज़्यादा डाल दिए हैं, सॉल्यूट प्लस वाटर, सॉल्यूट प्लस क्या है? वाटर है। सॉल्यूट्स इसमें मेरा ज़्यादा है। ठीक है। इसमें भी सॉल्यूट, ठीक है, प्लस क्या है? वाटर। सॉल्यूट हम किसको यहाँ पे, तो सॉल्यूट हम लोग मान लेते हैं, चूंकि हम लोग प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं, प्लांट में मेनली सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो हम लोग सॉल्यूट्स को यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट हमारा शुगर ही है, दोनों में क्या है? शुगर ही है। ठीक है ना। अभी हम क्या बता रहे थे, और ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया? ये मेरा मेम्ब्रेन हो गया जिससे वाटर आर पार हो सकता है। ठीक है। जिससे वाटर क्या हो सकता है? जा सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा सॉल्यूट चूंकि ज़्यादा है, तो जब सॉल्यूट ज़्यादा है और दोनों सॉल्यूशन मेरा सेम है, 1 kg का है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। जब सॉल्यूट ज़्यादा है और दोनों मेरा सॉल्यूशन सेम है, दोनों हम 1 kg ले रखे हैं, ठीक है, तो जब सॉल्यूट ज़्यादा है तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहाँ पे वाटर क्या है? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा इसके रिलेशन में। यानी मेरा ए क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ए क्या है? मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है।
और यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि अभी हम लोग ऑस्मोसिस का डिफिनेशन देख रहे थे कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। तो इस सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पे वाटर हायर कंसंट्रेशन में, यहाँ पे वाटर लोअर कंसंट्रेशन में, तो वाटर मेरा सॉल्यूशन बी टू सॉल्यूशन ए जाएगा, सॉल्यूशन बी टू सॉल्यूशन ए जाएगा, ठीक है। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, जैसे आप सुने होंगे हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, जब किसी को बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। यानी हाइपर का मतलब बायो में जहाँ पे भी आता है उसका मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें चूंकि सॉल्यूट कम है इसलिए सॉल्यूशन बी मेरा क्या हो गया, हाइपोटोनिक। क्या हो गया, हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब कम होता है, ठीक है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, हाइपो का मतलब कम या लोअर, ज्यादा एक्यूरेट क्या हो जाएगा, हाइपो का मतलब लोअर। जैसे आप लोग ब्रेन का एक पार्ट का नाम सुने होंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो थैलेमस के नीचे है, इसीलिए उसको क्या हम लोग बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दो कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। पहला कंसेप्ट क्या बिल्ड कर रहे हैं कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और मेरा वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ठीक है। अब तीसरा मेरे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब कि दोनों में सॉल्यूट का मात्रा बराबर होगा और इसमें नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। इसमें क्या होता है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। अब हम लोग इस कंसेप्ट को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा उसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का मात्रा कम होगा उसको हम लोग हाइपोटोनिक बोलेंगे। और वाटर का मूवमेंट क्या होता है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। वाटर का मूवमेंट क्या होता है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में इसका कैसे इस्तेमाल है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में हम लोग देख रहे हैं क्या, सबसे पहला एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, कल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है ना। तो ये कैसे डिफरेंट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, वो काफी स्लोअर है। क्या है वो, प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी स्लोअर है, ठीक है ना। स्लोअर इसलिए है, स्लोअर होता है क्योंकि प्लांट का एनर्जी डिमांड कम है। प्लांट का एनर्जी डिमांड क्या है, कम है। पहला बात कि प्लांट हमारा स्टेशनरी होता है, वो एक ही जगह पे खड़ा होता है, उसको कहीं जाना नहीं है, कहीं दौड़ना नहीं है, ठीक है। इसलिए उसका एनर्जी डिमांड क्या है, काफ़ी कम है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो प्लांट है हमारा उसमें ज़्यादातर वो डेड सेल से बना हुआ है। ज़्यादातर किस चीज़ से बना हुआ है, डेड सेल से बना हुआ है। और जितना ज़्यादा उसके अंदर डेड सेल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी डिमांड उसका कम होगा, ठीक है ना। उतना उसका एनर्जी डिमांड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है। प्लांट में कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है, यानी इसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है ना, तो वो काफ़ी क्या होगा, काफ़ी लोकलाइज्ड होगा। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग के अंदर ब्लड है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड है जो CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट में हर एक पार्ट अपना ख्याल खुद रख लेता है, जैसे रूट अपना ब्रीदिंग खुद कर लेगा, लिव्स अपना ब्रीदिंग खुद कर लेगा, स्टेम अपना ब्रीदिंग खुद कर लेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें ये देख रहे हैं क्या कि प्लांट और एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन में क्या फर्क है। तो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन जनरली स्लो होता है। स्लो मतलब कि जितना हम लोग का ब्लड प्रेशर होता है प्लांट में, इस तरह से इतना तेज ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। दूसरा, इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है, प्लांट में कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। और इस किस पे डिपेंड करता है, तो जैसे हम लोग में हार्ट पंप करता है, ये ट्रांसपायरेशन पे। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि एक मतलब ट्रांसपेरेशन, मेनली जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेशन से ही मूव करता है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे दूसरा बात हम लोग एक और बात ध्यान रखेंगे। हम लोग थोड़ा सा इसमें इवोल्यूशन को भी ध्यान में रख लेंगे कि पहले जो प्लांट होते थे, पहले जो प्लांट होते थे, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इवोल्यूशन को इसमें डिस्कस कर लेंगे कि पहले जो हमारे पास प्लांट होता था वो क्या होता था, वो झाड़ी जैसा होता था। कैसा होता था, झाड़ी होता था। झाड़ी होने का कारण क्या था, झाड़ी होने का कारण ये था कि हम लोग जानते हैं कि जब प्लांट मेरा ऊंचा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई पाम ट्री है, कोई तार का पेड़ हो, ठीक है ना, तो अब उसको क्या करना है, उसको चूंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, लिफ्ट में होगा। लिफ्ट और रूट में क्या है, काफी डिफरेंस है। लिफ्ट काफी ऊपर है, रूट्स काफी नीचे है। यानी यहाँ से जो पानी रूट्स एब्जॉर्ब करेगा उसको लिफ्ट तक पहुंचाना होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब ये पानी पहुंचाएगा तो नीचे क्या होगा, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स उस पानी को खींचेगा, यानी प्लांट को काफी ज्यादा एनर्जी खर्च करना होगा, ठीक है। तो ऐसे में पहले जो प्लांट होते थे वो क्या होते थे, पहले वस्कुलर कैम्बियम प्लांट में नहीं होता था, ये बहुत बाद में आया है, बहुत इवोल्यूशन के टाइम में, बहुत बाद कहने का मतलब कि
पहले झाड़ी होता था और झाड़ी से फिर धीरे धीरे इवॉल्व करके क्या हुआ, लार्जर ट्री बनते गया। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम कोई सब पहले से ही नहीं मौजूद था, ये बाद में इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये डेवलप हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए जमीन है और इतना ऊंचा इसको पानी ले जाना है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो जो हमारा बुक है वो बोल रहा है क्या कि द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, we have discussed the earlier how plant take in simple compounds such as the CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किस तरह से प्लांट है जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और अपने लीफ में उसका फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए इसको, तो अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे वाटर हमको चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, और मिनरल चाहिए, ठीक है ना। तो जो हम लोग मेनली देखते हैं कि प्लांट जो है जो नाइट्रोजन, ठीक है, या फॉस्फोरस या अदर मिनरल्स, ये सब कहाँ से लेगा, तो ये सब ये ले लेगा सॉइल से, कहाँ से लेगा, मिट्टी से लेगा, ठीक है। तो अब मिट्टी से कैसे पहुँचेगा प्लांट के लीफ तक, हम लोग को ये देखना है, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसमें हम लोग पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन को समझने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो दो कंसेप्ट बिल्ड कर रहे थे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो हमारा, ठीक है, किस तरह से हमारा, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट है जो हमको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स को समझने में हेल्प करेगा। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि मान लेते हैं कि ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया। नीचे मेरा कोई प्लांट है, ऐसे कोई प्लांट है, ठीक है ना, ठीक है, ये सॉइल है, और नीचे क्या है, नीचे प्लांट का रूट्स है, नीचे क्या है, प्लांट्स का रूट है। अब प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में रूट हेयर्स होता है, क्या होता है, रूट हेयर्स होता है। रूट हेयर्स क्या होता है, तो रूट हेयर्स पतला पतला स्ट्रक्चर होता है बाल के टाइप का, ठीक है। जो मेरा रूट का एपिडर्मिस होता है उसी का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ये रूट हेयर का क्या काम है, ये रूट हेयर का काम है कि यही वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को यही रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे चूंकि रूट हेयर मेरा लिविंग है, ठीक है ना। तो और सॉइल में मेरा क्या होगा, सॉइल में मेरा मिनरल्स होगा, सॉइल में मेरा क्या होगा, मिनरल्स होगा, ठीक है। रूट हेयर मेरा लिविंग है और सॉइल में क्या होगा, सॉइल में होगा मिनरल्स, ठीक है। लेकिन रूट हेयर में मिनरल्स ज्यादा होगा, रूट हेयर में क्या होगा, मिनरल्स ज्यादा होगा। सॉइल में मेरा मिनरल्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लिविंग थिंग्स होता है उसमें ज्यादा मिनरल्स पाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब क्या, कि प्लांट अपना एटीपी खर्च करके मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट क्या करेगा, प्लांट एनर्जी को खर्च करके, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हम ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी खर्च होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। पैसिव में कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको छत से नीचे पानी गिराना हो, ठीक है, तो उसमें कोई एनर्जी हमारा खर्च नहीं होगा, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी के सहारे पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन वही पानी को जो हमको ऊपर लाना होगा तो हमको खर्च करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चूंकि सॉइल में मिनरल्स कम है, यानी सॉइल में क्या है, मिनरल्स लो कंसंट्रेशन में है, रूट हेयर के अंदर मिनरल्स क्या है, हाई कंसंट्रेशन में है, ठीक है। तो जब हम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में किसी चीज को मूव करवाएंगे तो हमको वहाँ क्या करना होगा, एनर्जी खर्च करना होगा। यानी यहाँ पे प्लांट क्या करेगा, एनर्जी खर्च करके मिनरल्स को रूट हेयर में लेके चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं क्या, कि अब जो हमारा रूट हेयर है उसमें मिनरल चला गया है, ठीक है। जब रूट हेयर में मिनरल चला गया है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो गया, मिनरल से वही सॉल्यूट है, ठीक है ना। तो सॉल्यूट का मात्रा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी रूट हेयर के अंदर हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। रूट हेयर के अंदर क्या क्रिएट हो गया, हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया, ठीक है। बाहर क्या है, जब रूट हेयर के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट हो गया है तो बाहर सॉइल में मेरा क्या होगा, सॉइल में मेरा हाइपोटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सा है, रिलेटिव टर्म होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी लंबा है, तो अगर कोई आदमी मेरे सामने ज़्यादा लंबा है, यानी हम उसके सामने ऑटोमेटिक क्या है, हम उसके सामने छोटा हो गए, ठीक है। उसी तरह से जब एक बार यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट हो, सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा तो उसके आसपास क्या होगा, हाइपोटोनिक सिचुएशन क्रिएट होगा। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है, हाइपो टू हाइपर। और वाटर मेरा क्या हो जाएगा, वाटर मेरा सॉइल से निकल के और कहाँ होगा, रूट हेयर में चला जाएगा। सॉइल से कहाँ चला जाएगा, रूट हेयर में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूट हेयर से वो पानी जाएगा,
पानी का मूवमेंट अलग अलग तरीके से होता है, जैसे सिनप्लास्ट मूवमेंट, एपोप्लास्ट मूवमेंट, ठीक है। लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग सिंपल सा समझेंगे कि उसके बाद पानी कहाँ चला जाएगा, पानी यहाँ से जाइलम में चला जाएगा, ठीक है। और जाइलम में, चूंकि जाइलम में पानी के पास एक अपना कैपेसिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, यानी पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। पानी के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है? पुल करता है, अपने तरफ खींचता है। यानी क्या करेगा? पानी अपने आप में क्या करेगा? चैनल बनाएगा। उसी तरह से जैसे हम लोग मान लीजिए कि कैपिलरी एक्शन होता है, यानी कहीं पे हम लोग देखते हैं, जैसे हाँ सिंपल सा है कि दिया में जैसे हम लोग विक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और कैपिलरी एक्शन से तेल उसमें ऊपर चढ़ जाता है, सेम उसी तरह का एक्शन यहाँ पे होगा। और क्या होगा? पानी मेरा जाइलम वेसल्स और ट्रैकयार्ड का इस्तेमाल करते हुए क्या होगा? पानी मेरा ऊपर चढ़ते जाएगा, ऊपर चढ़ते जाएगा, और ऊपर जाएगा कहाँ तक? लीफ तक। कहाँ जाएगा? लीफ तक, ठीक है। लीफ में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन, जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है हमारे स्वेटिंग के। जैसे हम लोग अपने आप को कूल डाउन करने के लिए स्वेट करते हैं, वो इवापोरेट करता है और बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, सेम उसी तरह से प्लांट ट्रांसपायरेशन का इस्तेमाल करता है। यानी लीव से प्लांट क्या करता है? पानी को लूज करता है वाटर वेपर के फॉर्म में। पानी को लूज करता है किसके फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। और चूंकि पानी के पास अपना एक कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, और कुछ है कि यहाँ से अगर पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जिसको हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं। तो रूट प्रेशर क्या करता है? नीचे से पुश करता है, और ट्रांसपायरेशन क्या करता है? ऊपर से पुल करता है, ठीक है। और इस तरह से पानी का मूवमेंट क्या होता है? पानी का मूवमेंट प्लांट में होता है। तो यहाँ पे हमको दो तीन चीज़ जो ध्यान देना है। सबसे पहला क्या कि जो पानी का मूवमेंट होता है जाइलम में, वो क्या होता है? वो मेरा पैसिव, एक्टिव, यानी प्लांट को यहाँ पे पानी को मूव करने के लिए बहुत एनर्जी खर्च करने का जरूरत नहीं है। एक बार वो मिनरल्स को अपटेक कर लिया, मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करने में उसको एनर्जी खर्च करना पड़ता है, लेकिन एक बार मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गया तो फिर क्या होता है? फिर सारा मूवमेंट मेरा पैसिव होता है, उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपायरेशन होता है, या ये डिफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रांसपायरेशन होता है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स, ठीक है ना। यानी पत्ता से पानी जो वेपर बन के उड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपायरेशन का काम क्या है? ट्रांसपायरेशन का दो काम है। पहला काम क्या है कि ये पानी को ऊपर पुल करता है। पानी को क्या करता है? ऊपर पुल करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसपायरेशन पुल फोर्स एक्सर्ट क्रिएट करता है या पुश करता है? ट्रांसपायरेशन क्या करता है? पुल करता है, ऊपर से पानी को खींचता है। और दूसरा क्या करता है? प्लांट को कूल डाउन करता है। दूसरा क्या करता है? प्लांट को कूल डाउन करता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जाइलम ट्रांसपोर्टेशन में दो तीन बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन में दो तीन बात को ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या कि जाइलम मेरा सबसे पहला क्या है कि यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल, यानी हमेशा क्या होगा? हमेशा पानी का मूवमेंट एक ही तरफ होगा, फ्रॉम रूट टुवार्ड शूट, ठीक है। जड़ से लेके कहाँ जाएगा? ऊपर। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये पैसिव होता है। दूसरा क्या होता है? पैसिव। पैसिव करने का मतलब कि जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट कोई एनर्जी खर्च नहीं करता है। प्लांट कोई एनर्जी खर्च नहीं करता है। मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में वो एनर्जी खर्च करता है, लेकिन वो फिर उसके बाद जो सारा कुछ होता है वो सारा पैसिव हो जाता है, उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है, ठीक है ना। और तीसरा जाइलम में का डिफरेंस आएगा फ्लोएम जाइलम में, तो हम क्या बता देंगे? हम बता देंगे जाइलम में वाटर प्लस मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर प्लस मिनरल से। तीन डिफरेंस काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस को हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या? यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर जाएगा, पैसिव, यानी कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा। और तीसरा इसमें वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरे पास क्या आता है? दूसरा मेरे पास आता है फ्लोएम। दूसरा क्या आता है मेरे पास? फ्लोएम आता है। फ्लोएम को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। फ्लोएम को हम लोग देख लेंगे कि फ्लोएम में क्या होता है। तो फ्लोएम में जो मेरा फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड मेनली सुक्रोज जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक फ्लोएम है, ठीक है ना। ये क्या है? एक फ्लोएम है। फ्लोएम के बगल में एक, जैसे फ्लोएम का आप लोग पार्ट्स पढ़े होंगे, 9 में शायद पढ़ना था, ठीक है। फ्लोएम में एक कॉम्पेनियन सेल एक पार्ट्स होता है। क्या होता है? कॉम्पेनियन सेल, ठीक है ना। क्या होता है? कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। अब प्लांट क्या करेगा? प्लांट सुक्रोज को इस कॉम्पेनियन सेल में क्या करेगा? अपलोड करेगा। प्लांट क्या करेगा? सुक्रोज को कॉम्पेनियन सेल में क्या करेगा? अपलोड करेगा। और ये कैसा होता है? ये एक्टिव होता है। कैसा होता है? एक्टिव। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पेनियन सेल से ये चला जाएगा फ्लोएम का जो ट्यूब होता है उसके अंदर। और जब फ्लोएम के ट्यूब के अंदर चला जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि जैसे ही सुक्रोज का मात्रा इसमें बढ़ गया,
जैसे ही इसमें सुक्रोज का मात्रा बढ़ गया, सॉल्यूट बढ़ गया, सॉल्यूट बढ़ गया तो अंदर क्या बन गया, हाइपरटोनिक। अंदर क्या बन गया, हाइपरटोनिक। फ्लोएम के बगल में जो जाइलम का वेसल्स होगा उसमें वाटर है, और यहाँ पे जब ये हाइपरटोनिक है तो ये इसके बगल में क्या बनेगा, हाइपोटोनिक। और वाटर का मूवमेंट होगा हाइपो टू हाइपर। वाटर का मूवमेंट क्या होगा, हाइपो टू हाइपर। और जैसे ही हाइपो टू हाइपर जाएगा वैसे ही क्या होगा, मतलब यहाँ पानी का मूवमेंट फ्लोएम में चला जाएगा, और पानी जब फ्लोएम में जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ के ये मूव कर जाएगा उधर जहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे उसको सुक्रोज को पहुँचाना होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो फिर प्लांट एनर्जी को खर्च करके क्या करेगा, सुक्रोज को अनलोड कर लेगा। सुक्रोज को क्या कर लेगा, अनलोड कर लेगा, ठीक है। और अनलोड करने के बाद जब एक बार सुक्रोज यहाँ से निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। और जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनेगा, फ्लोएम से पानी निकल के उसके बगल के जो जाइलम वेसल्स होगा उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में इसी तरह से मेरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जब हमको फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम देखें कि दोनों जगह पे, सोर्स पे यानी जहाँ पे सुक्रोज का सोर्स था, और सिंक जहाँ पे पहुँचाना था, दोनों जगह का क्या हुआ, दोनों जगह प्लांट को एटीपी खर्च करना पड़ा। दोनों जगह क्या करना पड़ा, प्लांट को एटीपी खर्च करना पड़ा। उसके बाद फ्लोएम क्या होता है, उसके बाद फ्लोएम मेरा बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। हम लोग जाइलम में देख रहे थे कि एक ही डायरेक्शन नीचे से ऊपर जाएगा। फ्लोएम में ऐसा नहीं है। फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में सीजन के अनुसार सोर्स और सिंक दोनों क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे मान लेते हैं कि पत्ता में फोटोसिंथेसिस हो रहा है और लीव्स में क्या बन रहा है, लीव्स में मेरा सुक्रोज बन रहा है। लीव्स में क्या कर रहा है, सुक्रोज बन रहा है, और प्लांट इसको स्टोर कर रहा है ले जाके रूट में, ठीक है। तो इस टाइम में पत्ता क्या हो गया, मेरा सोर्स हो गया, और रूट क्या हो गया, सिंक हो गया। तो खाना का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे। क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे। अब क्या हुआ, अब पतझड़ का मौसम आया, पत्ता मेरा झड़ गया, ठीक है, और जड़ के अंदर क्या है, मेरा सुक्रोज स्टोर्ड है, ठीक है ना, स्टार्च स्टोर्ड है, ठीक है। जब स्प्रिंग आएगा तो चूंकि पत्ता फिर से उगेगा, और पत्ता उगेगा तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अब मेरा स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, रूट में जो स्टार्च स्टोर्ड था उसको पत्ता के पास भेजना पड़ेगा। यानी सीजन चेंज हो गया तो रूट मेरा सोर्स हो गया, और लीव्स क्या हो गया, सिंक हो गया। यानी फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, सीजन पे डिपेंड करेगा। फ्लोएम मेरा खाना को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ ले जा सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि तीसरा क्या करता है, तो ये मेरा सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, वाटर मिनरल्स यानी सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में हमको इतना ही चीज़ देखना है, इसके अलावा हमको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। इतना अगर हम लोग समझ गए हैं और डिफरेंस में यही 3 डिफरेंस लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं बाकी बुक हमारा क्या बोल रहा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनर्जी नीड डिफर बिटवीन द डिफरेंट बॉडी एंड प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। हम ये बता चुके थे कि क्या डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में। तो बोल रहा है कि प्लांट में क्या होता है, बहुत सारा डेड सेल्स होता है, ठीक है ना, और इसीलिए प्लांट का एनर्जी डिमांड क्या है, लो है। प्लांट का एनर्जी डिमांड क्या है, लो है। प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, ठीक है, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द डिस्टेंस ओवर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू ऑपरेट हाउ एवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्री। क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी डिमांड लो है और स्लोअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, ठीक है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड आई इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स, ठीक है। किसका बात कर रहा है, जाइलम और फ्लोएम का बात कर रहा है। बोल रहा है कि जाइलम मेरा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है, और फ्लोएम क्या करवाता है, फ्लोएम मेरा सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का बात करेगा, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का बात करेंगे तो सेम वही जो हम बता रहे थे अभी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर पे, तो हम बता रहे थे अभी क्या कि एक्टिवली यहाँ पे देख लीजिए, इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकियाड ऑफ द रूट्स। हम लोग को पता है कि जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकियाड, वेसल्स और पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे वेसल्स और ट्रैकियाड का बात कर रहा है कि ये दोनों में क्या होता है, रूट स्टीम आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। यानी इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक पाइप की तरह जाइलम का वेसल्स पूरे प्लांट में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है ना।
एट द रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। हम बताएंगे किस तरह से जो मिनरल्स होता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सॉइल से रूट हेयर में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। हम बता रहे थे वहाँ पे कि वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जैसे ही आयन को लेगा दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन रूट एंड द सॉइल। क्या करता है, कंसंट्रेशन का डिफर होता है, यानी रूट हेयर के अंदर हाइपरटोनिक सिचुएशन बनता है, सॉइल के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनता है, और वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, वाटर देयरफॉर क्या बोल रहा है, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस। ठीक है, बताएं कि जैसे ही हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सिचुएशन बनेगा वैसे ही वाटर क्या हो जाएगा, वाटर मेरा रूट में चला जाएगा, कहाँ से, सॉइल से। ठीक है, दिस मीन दैट द स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज पुश्ड टू अपवर्ड। ठीक है, और ये भी हम बताए थे रूट प्रेशर, यहाँ पे रूट प्रेशर का जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन रूट प्रेशर के चलते ही क्या होता है, पानी ऊपर पुश हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक एक्टिविटी 5.8, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टेक टू स्मॉल पॉट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। बोल रहा है कि 2 गमला लेंगे और दोनों का एक साइज रहेगा और दोनों में मिट्टी भी एक सा ही रहेगा। वन शुड हैव द प्लांट, एक में हम पौधा लगा देंगे और दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में उसी हाइट का एक स्टिक लगा देंगे, यानी एक में लिविंग प्लांट लगाया जा रहा है और एक में डेड वुड लगाया जा रहा है। ठीक है, कवर द सॉइल इन द बोथ पॉट विद अ प्लास्टिक शीट और द मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय इवेपोरेशन। और क्या कर रहा है, दोनों पॉट को हम क्या किए, ऊपर से एक प्लास्टिक से कवर कर दिए ताकि उसमें जो मॉइस्चर हो वो उसी में वहीं पे रह जाए, वो बाहर एटमॉस्फेयर में उड़ के ना चला जाए। ठीक है, कवर बोथ सेट, वन विद द प्लांट्स एंड द अदर विद द स्टिक विद द प्लास्टिक शीट एंड प्लेस द ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। बोल रहा है कि फिर दोनों को प्लास्टिक से ढक के हम लोग धूप में रख देंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस, हाँ तो डिफरेंस हम लोग यही ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेरा लिविंग प्लांट होगा उसमें ट्रांसपायरेशन होगा और उसके प्लास्टिक शीट के अंदर हमको मॉइस्चर देखने के लिए मिलेगा, और जो मेरा स्टिक होगा, जो डंडा होगा, उसमें क्या होगा, उसमें किसी तरह का मॉइस्चर नहीं होगा क्योंकि डेड वुड में ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गए। Provided the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata replaced by the water from the xylem vessel in the leaf। और ये ट्रांसपायरेशन का बात कर रहा है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि एक तो सक्शन पुल क्रिएट करता है जिससे प्लांट लगातार पानी उसको मिलता रहे ऊपर तक, और दूसरा प्लांट को कूल डाउन करता है। दूसरा क्या करता है, प्लांट को कूल डाउन करता है। ठीक है ना, समझ गए। और एक सवाल यहाँ पे भी आ सकता है कि दिन में मेजर फोर्स कौन होता है, तो पानी को खींचने में दिन में मेजर फोर्स मेरा ट्रांसपेरेशन होता है, और रात में मेजर फोर्स क्या होगा, तो रात में मेरा मेजर फोर्स रूट प्रेशर होगा। रात में मेजर फोर्स क्या होगा, रूट प्रेशर, क्योंकि रात में धूप नहीं होगा, और धूप नहीं होगा तो वहाँ पे ट्रांसपेरेशन कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में रात में मेरे पास मेजर फोर्स क्या आएगा, मेजर फोर्स जो होगा वो रूट प्रेशर का होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग जिसको डिस्कस किए अभी कि किस तरह से फ्लोएम है जो एक्टिवली क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और उसमें क्या होता है, उसमें बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। So far we have discussed the transport of water and the minerals in plant. Now let us consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves. ये बात कर रहा है किसका, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। उसको बोल रहा है कैसे लीफ से जहाँ बनता है वहाँ से वो अलग अलग पार्ट्स में जाता है, जहाँ बनता है उसके बाद कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का डिफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, एक मार्क्स का ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। तो हम लोग ऐसे में इसका डिफिनेशन सिंपल होगा, द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज इन द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं, बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, और क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के अलावा, सुक्रोज के अलावा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक तो एमिनो एसिड है, दूसरा फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन। जैसे आप लोग ऑक्सीजन का नाम सुने होंगे, जैसे एब्सिसिक एसिड का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ये सब फाइटो हार्मोन्स भी क्या होता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिवोट टू द स्टोरेज ऑर्गन। बताए थे कि जहाँ जहाँ प्लांट स्टोर करेगा, जैसे कुछ प्लांट रूट में खाना स्टोर करता है, कुछ लिप्स में करता है, तो जो जहाँ करता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कॉम्पेनियन सेल। बताएं क्या कि सबसे पहले अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं तो यही बता रहे थे, कॉम्पेनियन सेल में एक्टिवली क्या होता है, सुक्रोज को लोड किया जाता है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो सीव ट्यूब में जाएगा। सीव ट्यूब कहने का मतलब, सीव का मतलब एक ऐसा ट्यूब होता है और जिसमें क्या होगा, जिसमें साइड से ऐसे ऐसे ओपनिंग बना हुआ होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, सीव का मतलब एक चलनी टाइप का हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस ट्रांसलोकेशन द फ्लेम अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे यूटिलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। हम लोग मेन डिफरेंस जो हम लोग पढ़ रहे थे जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो हम लोग यही पढ़ रहे थे कि मेरा जाइलम क्या होता है, जाइलम मेरा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम कैसा करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और क्यों, क्योंकि हम लोग देखे थे कि जहाँ पे सुक्रोज को कंपेनियन सेल में लोड किया जा रहा था वहाँ पे भी एटीपी का खर्च हो रहा था, और जहाँ पे अनलोड किया जा रहा था वहाँ पे भी क्या हो रहा था, एटीपी मेरा खर्च हो रहा था, ठीक है। मटेरियल लाइक सुक्रोज ट्रांसफर्ड इन द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। अभी बताएं कि एटीपी का यहाँ पे क्या होता है, एटीपी यहाँ पे खर्च होता है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग द वाटर टू मूव इन टू इट, ठीक है। और फिर वही सारा बात है जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या आता है, एक्सक्रीशन। क्या आता है, एक्सक्रीशन, ठीक है ना। और एक्सक्रीशन क्या होता है इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सक्रीशन को समझेंगे, वही हमारा ऑस्मोसिस का जो कंसेप्ट था उसी को यूज करके हम लोग थोड़ा सा एक्सक्रीशन को भी समझेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया है, एक्सक्रीशन आ गया है। तो सबसे पहले जो हम लोग ध्यान देंगे एक्सक्रीशन होता क्या है, तो एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, ठीक है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, ठीक है ना। अब मेटाबॉलिक वेस्टेज क्या होता है, तो वेस्ट हमारे बॉडी में दो तीन प्रकार का हो सकता है। जैसे जैसे एक हम लोग डिफिकेशन करते हैं, डिफिकेशन कहने का मतलब, डिफिकेशन का मतलब कि जो लेफ्ट ओवर अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको जब बॉडी से बाहर हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिफिकेशन हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट में नहीं आएगा। मेटाबॉलिक वेस्ट हम ऐसे वेस्ट को बोलते हैं जो क्या होता है, जो हमारा बॉडी क्या करता है, बनाता है। जैसे जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे हम लोग O2 क्या कर रहे हैं, O2 हम लोग ले रहे हैं, जैसे O2 क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, रिस्पायरेशन करके O2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, CO2 बना दे रहे हैं, रिस्पायरेशन करके O2 से क्या बना दे रहे हैं, CO2। तो CO2 हमारा क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। CO2 हमारा क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। जैसे जैसे हम लोग प्रोटीन खाते हैं, जैसे हम लोग प्रोटीन खाते हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, ये अमोनिया में चेंज हो जाता है, और अमोनिया हमारे बॉडी में फर्दर क्या इसमें चेंज हो जाता है, यूरिया में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यूरिया हम लोग खा नहीं रहे हैं, अमोनिया हम लोग खा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा बॉडी उसको क्या कर रहा है, बना रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर कोई सिर्फ वेस्ट मटेरियल बोलता है तो वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक्सक्रीशन हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है ना। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट जनरली होता क्या है, तो जनरली एक CO2 हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनरली ये होता है हमारा यूरिया, यानी ह्यूमन में मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, यूरिया है। यानी कोई ना कोई नाइट्रोजिनस वेस्ट ही होगा, और वो डिपेंड करेगा कि एनिमल कौन सा वेस्ट रिलीज कर रहा है, ठीक है, कौन सा वेस्ट वो बना रहा है बॉडी में, डिपेंड करेगा कि एनिमल रहता कहाँ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे कि कोई मछली है, कोई मछली है, तो मछली के अंदर क्या होता है, मछली के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया क्यों बनेगा, क्योंकि अमोनिया का हम लोग फार्मूला जानते हैं, NH4। पानी में बहुत आसानी से घुल जाएगा, पानी में क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से घुल जाएगा। और मछली कहाँ रहती है, मछली रहती है पानी में ही, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करेगी मछली, NH4 को बहुत आसानी से अपने गिल्स के द्वारा या स्किन के द्वारा पानी में उसको रिलीज कर देगी, क्योंकि ये क्या है, ये पानी में हाईली सॉल्युबल है। पानी में क्या है, हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। और हाईली टॉक्सिक भी है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, अमोनिया बहुत ज़्यादा क्या होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का जरूरत होता है। तो मछली जो खासकर फ्रेश वाटर फिशेज होती है वो क्या करती है, वो अमोनिया रिलीज करती है, ठीक है ना। दूसरा, हम लोग जैसे हम लोग के बॉडी में भी क्या होगा, जहाँ भी प्रोटीन डाइजेस्ट होगा वहाँ पे पहला जो मेटाबॉलिक वेस्ट तैयार होगा वो अमोनिया ही तैयार होगा। लेकिन हमारे बॉडी में हमारा लीवर अमोनिया को किस में चेंज कर देता है, यूरिया में। किस में चेंज कर देता है, यूरिया में। अब यूरिया में चेंज करने से क्या होगा, तो अब यूरिया को हम लोग जानते हैं कि ये COO NH2, ठीक है ना। तो यूरिया को जो हम लोग क्या करेंगे, तो यूरिया हमारा क्या है, तो यूरिया के लिए हमको पानी चाहिए, और यूरिया हमारा कम टॉक्सिक होता है। यूरिया क्या होता है, हमारा कम टॉक्सिक होता है, और इसीलिए इसको निकालने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। और हम लोग चूंकि लैंड पर रहने वाले एनिमल हैं, पानी उतना हमारे
इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं है, तो हम लोग क्या टेक्निक अपनाएं, हम लोग टेक्निक अपनाएं कि हम अमोनिया को क्या करेंगे, अमोनिया को हम चेंज कर देंगे यूरिया में, ठीक है ना, क्योंकि ये अमोनिया से लेस टॉक्सिक है, तो मेरा कम पानी में ही वेस्ट मटेरियल से हम क्या करेंगे, हमको निजात मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग किसका इस्तेमाल किए, यूरिया का, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जैसे चिड़िया, चिड़िया क्या करती है, तो चिड़िया यूरिया नहीं, चिड़िया यूरिक एसिड रिलीज करती है, क्या करती है, यूरिक एसिड। वो यूरिया को फर्दर प्रोसेस करके, यूरिया को फर्दर प्रोसेस करके क्या बना देगी, यूरिक एसिड, क्या बना देगी, यूरिक एसिड। अब चिड़िया के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग के पास होता है यूरिनरी ब्लाडर, हम लोग के पास क्या होता है, यूरिनरी ब्लाडर, जिसमें हम लोग यूरिन को स्टोर कर लेते हैं। अब चिड़िया के साथ प्रॉब्लम ये है कि चिड़िया यूरिन स्टोर नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर यूरिन स्टोर करेगी तो उसको उड़ने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ऐसे में चिड़िया क्या की, तो चिड़िया उसको यूरिक एसिड बना दी। और यूरिक एसिड क्या होता है, तो हमारे पास जो तीनों नाइट्रोजनस बेस्ड है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होता है, यानी सबसे कम टॉक्सिक, लिस्ट टॉक्सिक होता है, ये तीनों में सबसे कम टॉक्सिक होता है। और इसीलिए यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए क्या होता है, बहुत कम पानी चाहिए, यानी ये बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। किसके फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, पेस्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि एक्सक्रीशन क्या होता है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरह से अलग अलग मेटाबोलाइट का इस्तेमाल करके अपने बॉडी से एक्सक्रीट करता है, ठीक है। यहाँ तक होप हम लोग क्लियर होंगे, ठीक है। आगे हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा सवाल और देखेंगे, ठीक है, खासकर जब हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एक टर्म होता है, जिसको हम लोग, एक टर्म होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है ना। ऑस्मो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब कि बॉडी में सॉल्ट और वाटर को मैनेज करना, सॉल्ट और वाटर को क्या करना, मैनेज करना, ठीक है ना। अब बॉडी में हम लोग सॉल्ट को क्यों मैनेज कर रहे हैं, हमारा बॉडी आखिर सॉल्ट को क्यों मैनेज कर रहा है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में लगभग 70%, 70 to 75% हम लोग वाटर से बने हैं, 70 to 75% क्या बने हैं, हम लोग वाटर से बने हैं। यानी हमारे एवरेज सेल में 70 to 75% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब ऐसे में हमारे सेल के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं सेल के अंदर पानी पंप करने का या सेल से बाहर पानी निकालने का। और चूंकि जब 70 to 75% हमारा जो कंपोनेंट्स है वो पानी ही है, तो ऐसे में हम लोग को पानी को क्या करना होगा, पानी को हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने बॉडी में सॉल्ट को क्या करते हैं, सॉल्ट को रेगुलेट करते हैं। सॉल्ट को रेगुलेट करने से क्या होगा, तो सॉल्ट को रेगुलेट करने से वही होगा जो अभी हम लोग देख रहे थे, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वाला जो हमारा कंसेप्ट था कि सॉल्ट को रेगुलेट करने से क्या होगा। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा सेल है, अब ये सेल है और सेल के अंदर अगर सॉल्ट हम ज़्यादा हो गया, तो सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। तो सेल में क्या होगा, पानी अंदर चला जाएगा, ठीक है। और अगर सॉल्ट हम यहाँ पे कम कर देंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, पानी मेरा क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा बॉडी सॉल्ट के मात्रा को रेगुलेट करके सेल के अंदर पानी को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या कर सकता है, पानी को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल और लेंगे, जिसे मान लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, कि जैसे हम लोग मान सकते हैं कि जैसे मरीन फिश, ऐसा मछली जो कहाँ रहती हो, जहाँ जो समुद्र में रहती हो। समुद्र में रहने वाली मछली का साथ प्रॉब्लम क्या आएगा कि समुद्र में मान लीजिए एक मछली है, ठीक है ना, एक मछली है समुद्र में है, ठीक है, समुद्र में है, समुद्र के वाटर क्या है, सॉल्टी, समुद्र का वाटर क्या है, सॉल्टी है। मछली के शरीर में जितना सॉल्ट होगा उससे ज़्यादा कहाँ है, समुद्र के वाटर में है। यानी ये कैसा है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसके बॉडी में क्या बन जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी पानी लगातार मछली के शरीर से बाहर निकलते रहेगा, पानी क्या रहेगा, लगातार मछली के शरीर से बाहर निकलते रहेगा। और इसीलिए इस मछली को क्या करना होगा, काफ़ी ज़्यादा पानी पीना होगा। इसलिए समुद्री मछली बहुत ज़्यादा पानी पीती है और बहुत कम ये यूरिन के फॉर्म में पानी रिलीज करती है, क्योंकि सारा पानी इसका कहाँ से निकल जाएगा, स्किन से निकल जाएगा। कहाँ से निकल जाएगा, स्किन से ही निकल जाएगा, ठीक है। वहीं जो फ्रेश वाटर मछली होगी, फ्रेश वाटर जो मछली होगी वो क्या होगी, फ्रेश वाटर में रहने वाली जो मछली होगी, चूंकि फ्रेश वाटर में सॉल्ट कम है तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पानी क्या होगा, पानी लगातार हाइपो टू हाइपर जाएगा, यानी इस मछली के अंदर स्किन से बहुत ज़्यादा पानी जाते जाएगा। तो जो फ्रेश वाटर में रहने वाली मछली होती है, यही चलते वो पानी नहीं पीती है, वो पानी नहीं पीती, क्योंकि उसके स्किन से ही क्या होता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज करती है, क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा आते जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं किस तरह से सॉल्ट को रेगुलेट करके हम लोग अपने सेल में आने, और इसीलिए ऑस्मो रेगुलेशन का यही एप्लीकेशन ही है, ठीक है, कि हम लोग सॉल्ट को रेगुलेट करके क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को रेगुलेट करके हम लोग अपने बॉडी में आने वाले वाटर को
रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं, जैसे जैसे समुद्र का पानी अगर हम लोग पिएंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्र का पानी हम लोग पिएंगे तो हम लोग डिहाइड्रेट हो जाएंगे। यानी हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब पानी पिएंगे तो जब पानी पीते हैं हम लोग तो पानी से हम लोग को हाइड्रेशन मिलना चाहिए, यानी पानी पिएंगे तो बॉडी में क्या होगा, पानी का मात्रा बढ़ेगा, और जब पानी का मात्रा बढ़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। लेकिन समुद्र के पानी पीने से डिहाइड्रेशन क्यों हो जाएगा, डिहाइड्रेशन इसीलिए हो जाएगा क्योंकि समुद्र के पानी में लगभग 35% क्या है, सॉल्ट है। 35% क्या है, सॉल्ट है। जैसे ही हम पानी को पिएंगे ये पानी हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड में क्या करेगा, सॉल्ट का मात्रा बढ़ा देगा। जब ब्लड में सॉल्ट का मात्रा बढ़ गया यानी क्या, ऐसा सोल्यूशन बन गया हाइपरटोनिक। कैसा बन गया, हाइपरटोनिक। आसपास के सेल में मेरा कैसा बन जाएगा, हाइपोटोनिक। कैसा बन जाएगा, हाइपोटोनिक। और वाटर कहाँ जाएगा, हाइपो टू हाइपर, यानी वाटर सेल से बाहर निकल जाएगा और सेल के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। सेल के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। दूसरा बात क्या है कि हमारा जो यूरिन होता है वो यूरिन में लगभग 20% सॉल्ट होता है, ठीक है ना। यानी 1 लीटर पानी अगर हम लोग समुद्र का पिएंगे तो उसमें हमको जितना सॉल्ट मिल जाएगा वो सॉल्ट को निकालने में हमको 1 लीटर से ज़्यादा पानी खर्च हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए समुद्र के पानी पीने से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम होप आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से सॉल्ट है जो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन हम लोग समझ लिए, ठीक है, कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या किया है, तो अलग अलग तरीका निकाला। उसमें हम लोग देखें किस तरह से बोनी फिश अलग तरीका अपनाता है, किस तरह से जो वर्ड्स हैं वो अलग तरीका अपनाते हैं, किस तरह से ह्यूमन है जो क्या करते हैं, अलग तरीका अपनाते हैं, ठीक है। हम लोग को देखना है क्या है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीच, ठीक है। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका 4 पार्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछ देगा, और हम लोग को ऐसे ही लिख के आना है कि अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है ना। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट अगर पूछ दे, ऑर्गन पूछ दे, तो अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। हमारे पास 2 किडनी होता है। 2 किडनी कहाँ होता है, बिल्कुल एब्डोमेन में, डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी की तरफ पीछे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद और क्या है हमारे पास, तो अ पेयर ऑफ यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर यानी जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है उसको हम लोग पाइप को यूरेटर बोलते हैं। और एक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है जहां मेरा यूरिन स्टोर होगा, और एक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जहां से यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो लेवल किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें पार्ट्स है किडनी में और क्या क्या उसका काम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है आरोटा। आरोटा कल ही हम लोग पढ़ रहे थे जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे कि आरोटा क्या करता है। आरोटा हार्ट से प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवार्ड द बॉडी पहुंचाता है, ठीक है। तो यही आरोटा है जो हार्ट से कहाँ आ रहा है, किडनी की तरफ आ रहा है। और जब आरोटा है, और वेना कावा क्या होता है, वेना कावा हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा क्या करता है, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ले जाता है। तो सिंपल था, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो वेना कावा है मेरा वो किडनी से कहाँ ले जा रहा होगा ब्लड को, हार्ट की तरफ। कहाँ ले जा रहा होगा, हार्ट की तरफ। और अरोटा कहाँ ला रहा है, हार्ट से किडनी की तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा हमारे पास क्या है, लेफ्ट रीनल आर्टरी। लेफ्ट इसलिए क्योंकि लेफ्ट किडनी का बात कर रहा है, राइट का बात करता है तो राइट हो जाता है। रीनल आर्टरी हम किसको बोलेंगे, रीनल आर्टरी हम बोलेंगे कि अरोटा से निकलने वाले फाइन ब्रांच को। ये अरोटा हमको दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक फाइन ब्रांच निकला, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी, ठीक है। और सेम उसी तरह से रीनल वेन होगा, यानी किडनी से निकलने वाला किडनी से एक फाइन ब्रांच निकलेगा और जाके वेन में जुड़ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन। क्या बोलेंगे, रीनल वेन। यूरिनरी ब्लैडर हम किसको बोलेंगे, जहां मेरा यूरिन स्टोर होगा, यूरेथ्रा, वो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर से जहां से यूरिन क्या होता है, जहां से यूरिन रिलीज होता है, ठीक है। जहां से यूरिन क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है हमारा बुक, इसको एक बार देख लेते हैं। उससे पहले एक और हमारे पास डायग्राम है, उस डायग्राम को भी हम लोग डिस्कसिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा डायग्राम है, ये डायग्राम किस चीज़ का है, डायग्राम नेफ्रॉन का है। किसका है, नेफ्रॉन का है, ठीक है। ये डायग्राम मेरा किसका है, नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन क्या है मेरा, नेफ्रॉन है फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है, नेफ्रॉन्स होता है, ठीक है। इसको इसी तरह से हम लोग लिख के आएंगे, जैसे लंग्स का क्या होता है यूनिट, तो एल्वोलाई होता है, सेम उसी तरह से किडनी का क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अब नेफ्रॉन में कुछ हमारे पास पार्ट्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो मेरा क्या है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी का मतलब हम बोले थे कि आरोटा से एक ब्रांच निकल के कहाँ गया है, किडनी में गया है, उसका फर्दर ब्रांच बना है, इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है ना। ये किडनी के अंदर जाता है और ये क्या करता है, ये ब्लड को लेके जाता है। क्या करता है, ब्लड को लेके जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जाके क्या करता है, तो ये कैपिलरीज यहाँ पे है, यानी कैपिलरी मतलब काफ़ी फाइन ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना।
ये कैपिलरीज, और उसके बाद ये कैपिलरीज यहाँ से निकल के फिर यहाँ बाहर जाएगा, और बाहर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। हालांकि नाम इतना ज़्यादा ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, फिर भी कंसेप्ट बनाने के लिए, ठीक है। और ये इफरेंट आर्टेरियोल मेरा कहाँ जाएगा, तो ये इफरेंट आर्टेरियोल बाद में ये जाएगा और जाके वासा रेक्टा करके एक नेफ्रॉन का ही पार्ट है वो बनाता है। और उसके बाद यानी सिंपल था, हम लोग इसको समझेंगे कि रीनल आर्टरी से ब्लड आया, ब्लड यहाँ गया कैपिलरी के पास, कैपिलरी बहुत थिन वॉल का होता है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्लड से जो कुछ फिल्ट्रेट है वो निकलेगा, और बाकी बचा हुआ ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से होते हुए वासा रेक्टा से होते हुए कहाँ जाएगा, रीनल वेन में जाएगा। रीनल वेन कहाँ जाएगा, रीनल वेन मेरा वो वेना कावा में जाएगा, और वेना कावा से ये हट में जाएगा, और हट से वापस क्या होने लगेगा, पंप होने लगेगा, ठीक है। तो एक हमारा ब्रांच ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ से जो फिल्ट्रेट निकलेगा, जो बॉमन कैप्सूल में निकलेगा, जो फिल्ट्रेट मेरा बॉमन कैप्सूल में निकलेगा वो कहाँ जाएगा, तो वो फिल्ट्रेट मेरा निकल के जाएगा, निकल के हेनले लूप्स में जाएगा। हेनले लूप्स के यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, तो हम लोग उसको रहने देते हैं। ये फिल्ट्रेट यहाँ से निकल के जाएगा, और नेफ्रॉन में क्या होगा, नेफ्रॉन में ये जाते जाएगा, और जाने के बाद फिल्ट्रेट होते होते यानी उससे यूरिया निकलेगा, उससे अलग अलग आयंस निकलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर आपस में मिलके क्या बनाता है, ये कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलके फिर हमारा यूरेटर से जाके जुड़ जाएगा, और यूरेटर से वो कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसी तरह से यहाँ पे पूरा हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक लाइन की क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज। बताएं कि पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है ना, किडनी होता है, यूरेटर्स होता है, ठीक है, यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, तो इसको हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ही इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, बताएं एब्डोमेन में, ठीक है, एब्डोमेन के भी डॉर्सल साइड में, ठीक है ना, और ऑन द अदर साइड ऑफ बैकबोन, और दोनों बैकबोन के मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पासेज थ्रू द यूरेटर। बताएं कि किडनी से प्रोड्यूस होने के बाद यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है, हाउ यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग देखें नेफ्रॉन में कैसे प्रोड्यूस होता है, नेफ्रॉन में, ठीक है। नेफ्रॉन का दो पार्ट था, एक हमारे पास ग्लोमेरुलस था और दूसरा बॉमन कैप्सूल था, ठीक है ना। दोनों मिले क्या करता है, यूरिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देख लेते हैं, just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogen based such as the urea और यूरिक एसिड are removed from the blood in the kidney। क्या बोल रहा है कि जिस तरह से ब्लड से CO2 लंग्स निकालता है, उसी तरह से ब्लड से यूरिया कौन निकालता है, ब्लड से हमारा यूरिया निकालता है किडनीज, ठीक है। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज, ठीक है, वो क्या है, उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। ये सवाल आ सकता है, ठीक है, जो क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये सवाल पूछ सकता है कि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी का क्या है, तो नेफ्रॉन है, ठीक है। इच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द कॉइल ट्यूब कॉल्ड बॉमन कैप्सूल, ठीक है ना। बताएं ये क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बॉमन कैप्सूल बोलते हैं। और इसी में क्या होता है, फिल्ट्रेट जमा होता है, इसी में क्या होता है, फिल्ट्रेट जमा होता है। बाद में फिल्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा रीएब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है, हेनले लूप से बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक दिन में 180 लीटर हमारा फिल्ट्रेट बनता है, यानी 180 लीटर फिल्ट्रेट यहाँ से ये अंदर जाएगा, लेकिन बाद में जाते 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 सब रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और लगभग हम लोग 1.5 से 2 लीटर ही यूरिन एक दिन में क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। तो लगभग कितना हो गया हमारा, 178 लीटर क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इच किडनी है लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट को नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या हो फिल्ट्रेशन यूनिट, तो नेफ्रॉन होता है। Substances in the initial fat such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। बताएं क्या कि मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, मेजर अमाउंट कहने का मतलब कि लगभग 178 180 लीटर बनने में 178 लीटर क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। 1.5 से 2 लीटर ही क्या बनता है, यूरिन बनता है, ठीक है। The amount of water you absorb depend on the how much excess water there in the body and how much dissolved waste there is to be excreted। और किस पे डिपेंड करता है, तो कितना पानी है बॉडी में और कितना सॉल्ट है। अभी हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से सॉल्ट और पानी पे सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द यूरिन फॉर्मिंग इन हिज किडनी इवेंचुअली इंटर लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट टू द किडनी विद द ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तो यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ब्लैडर जब भर जाएगा तो ब्लैडर भरने के बाद नर्वस सिस्टम को क्या होगा, ब्लैडर एक सिग्नल भेजेगा, और सिग्नल भेजेगा, और उसके बाद हम लोग को अर्ज जाएगा यूरिनेशन का, और हम लोग क्या करेंगे, यूरिन से हम लोग निजात पा लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है,
आर्टिफिशियल किडनी का बात करा, हेमोडायलिसिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि बुक में दिया है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। हेमोडायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस क्या है हमारे पास, डायलिसिस ऐसे लोग कुछ लोग हैं अभी जिनका किडनी खराब है और जो जी रहे हैं, ऐसे कुछ लोग नहीं, बहुत लोग हैं, कुछ फेमस लोग भी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में इसमें कोई भी आदमी डायलिसिस करवा के किडनी खराब होने के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है किडनी कितना खराब है। अगर बहुत ज़्यादा खराब होगा तो हमको सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस करवाना होता है। एक डायलिसिस में लगभग 3 से 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना। डायलिसिस होता क्या है, तो डायलिसिस सिंपल सा होता क्या है कि जिसका किडनी खराब हो जाएगा उसके आर्टरी से हम क्या करेंगे, ब्लड को निकालेंगे। कहाँ से ब्लड को निकालेंगे, आर्टरी में यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया गया है और वहाँ से ब्लड को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। आर्टरी से निकालने का कारण ये है कि आर्टरी में हम कल ही बताए थे कि हार्ट काफ़ी तेज़ी से ब्लड को पंप करता है, तो इसी वजह से क्या होगा, आर्टरी से वो बाहर निकलेगा तो तेज़ी से निकलेगा। उसके बाद इसको एक ट्यूब से गुजारा जाएगा। ट्यूब कैसा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होगा। कैसा बना होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। और इसमें डायलाइसिस फ्लूइड होगा और ये फ्लूइड का कंपोजिशन बिल्कुल हमारे ब्लड का ही होगा, बस इसमें नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होगा। और जब नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होगा तो नाइट्रोजन बेस्ड मेरा क्या हो जाएगा, ट्यूब से निकल के डायलाइसिस फ्लूइड में चला जाएगा और मेरा जब खून साफ हो जाएगा, ठीक है, तो साफ होने के बाद हम उसको कहाँ भेज देंगे, वेन में डाल देंगे। वेन में डाल देने से क्या होगा, वेन में डालने के बाद वो तुरंत हार्ट के पास जाएगा और बॉडी में वो सर्कुलेट करना लगेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं। और ये काफ़ी मतलब काफ़ी एक बढ़िया प्रोसेस है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सक्रीशन इम्प्लांट्स है। तो एक्सक्रीशन इम्प्लांट्स में कुछ भी नहीं ज़्यादा, इसमें यही बताया गया है कि प्लांट्स क्या करता है। तो प्लांट एनिमल के थ्रू, जैसे हम लोग के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्लांट के पास ऐसा कुछ सेंट्रलाइज ऑर्गन नहीं होता है। प्लांट अलग अलग तरीके से एक्सक्रीट कर सकता है। जैसे एक एक्सक्रीशन प्रोडक्ट उसका ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, प्लांट किसको करता है, ऑक्सीजन को करता है। और एक्सक्रीशन कैसे कर सकता है, तो प्लांट और एक्सक्रीशन कर सकता है कि उसका जो पत्ता झड़ता है तो पत्ता झड़ने में कुछ अपने बेस्ट को डाल सकता है, यानी जो पत्ता गिरता है उसमें भी कुछ बेस्ट मटेरियल को डाल सकता है। प्लांट अपने आसपास के सॉइल में एक्सक्रीट कर सकता है और साथ में जो प्लांट का गम्स होता है, जो रेजिन्स होता है, उसके थ्रू भी क्या कर सकता है, प्लांट एक्सक्रीट कर सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर को यहीं पे हम लोग चैप्टर को खत्म हो गया, ठीक है ना। और हम लोग अगले क्लास में अब PYQ को डिस्कस करेंगे और PYQ डिस्कस करने के बाद ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद फिर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने के लिए।